सीना आपने 74 का जब बोला तो सर मैं कह रहा हूं कि थोड़ी कंजूसी की आपने। 77 तक तो आपको ले जाना चाहिए आज। 74 तो मेरी उम्र हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस पर संदेश देते हुए पोस्ट किया है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ये अवसर विकसित भारत बनाने के हमारे सामूहिक संकल्प में नई ऊर्जा और उत्साह जोड़े, ये कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। एक और संदेश में वो लिखते हैं, गणतंत्र दिवस हमारी स्वतंत्रता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्त प्रतीक है। ये पर्व हमें एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। उन्होंने और क्या क्या कहा, और भारत के प्रधानमंत्री जो इस बात पर जोर देते रहे जब से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली कि आत्मनिर्भर हुए बगैर स्वतंत्रता के तमाम आयामों को असल में हमने हासिल किया नहीं। स्वतंत्रता हासिल की, लेकिन सही मायनों में सभी आयामों के साथ स्वतंत्रता तब हासिल होती है जब देश आत्मनिर्भर भी होता है। और इसीलिए एक तो हम सबको ये याद रहे, आज की पीढ़ी को ये याद रहे जो अब कहानियां सुनती है आजादी की लड़ाई की, उसे ये याद रहे कि वंदे मातरम कहकर कैसे आजादी के दीवानों ने बगैर कुछ सोचे फांसी के फंदों को चूमा और लटक गए। सुप्रीम सैक्रिफाइस किया ताकि हम और आप इस आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सकें, जहां हमारा आपका अपना संविधान हो जिसको देश अंगीकार करे, एक कायदा हो, एक व्यवस्था हो जिसके तहत हम चल सकें और सब उसमें राजी हो और सब इस तरीके से खुश रहें। ये जिन्होंने तय किया अपनी जान देकर, और आज वो जो भारत के प्रहरी हैं जो जान को हथेली में रखकर वो माइनस में टेम्परेचर्स हों या प्लस में ऐसे कि शरीर रगों के अंदर लहू खौलने लगे, भारत की हिफाजत कर रहे होते हैं, उन सब के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, वंदे मातरम का एहसास अपने अंदर और ज्यादा सुदृढ़ करते हुए, अपने आप को ये याद दिलाते हुए कि आज भारत के लिए योगदान के संकल्प का दिवस भी है। भारत को और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब जिस भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें, वो गिलहरी वाला योगदान हो या कहीं पर किसी ओहदे में रहते हुए वहां मिले हुए अधिकारों के साथ योगदान देने वाला मौका हो, इसको हम ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और आज सूर्य देव भी प्रसन्न हैं, बादल इंद्रदेव ने कहे हैं कि आज रवाना हो जाइए, दिल्ली के आसपास मत दिखिएगा, चमकीली सुनहरी धूप खिलनी चाहिए। लोगों को जो दिल्ली में खास तौर से ज्यादा सर्दी है उससे निजात मिलनी चाहिए। वहां गुनगुनी धूप में बैठकर लोग आज गणतंत्र दिवस के इस जश्न का आनंद ले सकें, ये ईश्वर ने भी व्यवस्था कर दी है। और यहां आप देख रहे हैं किस खूबसूरती के साथ सजाई गई है पूरी दिल्ली। मिनट टू मिनट जैसे जैसे जो यहां घटता जाएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। आप ये जानते हैं, सबसे पहले भारत के शहीदों की तरफ कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। एक तरीके से भारत उनके जरिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है। वॉर मेमोरियल में जाकर भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। और आत्मनिर्भर भारत जो आज की महत्वपूर्ण थीम है, वंदे मातरम 150 साल भारत की स्वाधीनता का मंत्र और बढ़ते सशक्त भारत के कदमों को और समृद्धि की तरफ ले जाने वाला मंत्र, आत्मनिर्भर भारत का ये जो थीम है, इसको जगह जगह पर लोगों के दिमाग में रीइंफोर्स हो, ये बात गहरे कहीं पर बैठे अंकित हो, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे इस तरह के नवाचार किए गए हैं। जैसे पहले जहां वीआईपीज वीवीआईपीज वाले जो जगहें होती थी जिनको ईयर मार्क किया जाता था और कहा जाता था ये वीआईपी वीवीआईपीज के लिए जगह हैं, ये कुर्सियां जो हैं यहां पर वीआईपीज वीवीआईपीज आकर बैठेंगे उनके लिए अलॉटेड है। अब वो वीआईपी वीवीआईपी नाम से नहीं जाने जाएंगे। देश के अलग अलग जगहों में बहने वाली सदा नीरा नदियां जो हैं, जिनकी वजह से हमारा देश सोने की चिड़िया रहा है, उन नदियों के नाम पर, इन जगहों के नाम जहां पर अलग अलग लोगों के लिए जो वर्गीकृत किए गए बैठने के जगह हैं, उनका नाम रखा गया है। नदियों के नाम पर इनको रखा गया है। और बीटिंग द रिट्रीट के समय जब आप देखेंगे तो उस दौरान बैठने की जगहों के नाम भारत के वाद्य यंत्रों के नाम पर रखे गए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि इसमें विशेष क्या है। इसमें विशेष है संदेश देना, यह कि अपनी संस्कृति पर गौरव कीजिए, अपने देश की माटी को, अपने देश की पहचान को और ज्यादा मजबूत कीजिए और इसमें गौरव महसूस कीजिए। यह संदेश इसमें छिपा हुआ है। आज अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कंट्रीब्यूट करने वाले ऐसे लोग जो भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसे हजारों लोगों को चिन्हित किया गया है
और ऐसे 10,000 लोग आज आमंत्रित किए जा रहे हैं यहां पर, जिनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, उनके बैठने की व्यवस्था की गई, वो यहां पर पहुंच रहे हैं विशेष मेहमानों के तौर पर। तो यह भी कि भारत के बढ़ते मजबूत कदमों के लिए और मजबूती इनको देने के लिए जो लोग योगदान दे रहे हैं, उनको पहचानना, उनको एक्नॉलेज करना, ये एक बड़ी बात है। और इस तरह के तमाम नवाचार ऐसे हैं, तमाम इस बार किए जा रहे, पहली बार किए जा रहे काम ऐसे हैं जिनका उल्लेख आगे जब वक्त वक्त पर होता रहेगा, आपको बताते रहेंगे। मेहमान उस विषय में अपना विश्लेषण भी देते रहेंगे। फिलहाल ये कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था, और जाहिर है इसमें भी एक संदेश छिपा हुआ है कि राज तो हमको अपना हासिल हो गया, अंग्रेजी राज चला गया, लेकिन अब देश को मजबूत बनाने के लिए कर्तव्यों के निर्वहन की आवश्यकता है। और यह संकल्प राष्ट्र के तौर पर, एक इंडिविजुअल के तौर पर, देश के नागरिक के तौर पर हम दोहराते रहें, इसकी भी आवश्यकता है। यहां पर कितना खूबसूरत यहां पर यह विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है राजपथ का, ये इसके कर्तव्य पथ का, इसके बारे में हम चर्चा अपने मेहमानों से करते रहेंगे। एक बात जिसका उल्लेख यहां पर हुआ कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। 7 लाख करोड़ के आसपास का बजट आवंटन, और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 1.5 लाख करोड़ रखा जाना, और उसमें 1,53,000 करोड़ के आसपास का हमने अपने घर में हथियार बनाए, मिसाइल्स बनाई, जो अब दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। पहले और आज खासतौर से जब कहा जाता है कि हमारे जवानों के पास चाइना से जब हम लड़ रहे थे, हमारे पास साजो सामान तो छोड़िए, पैर में जूते नहीं थे, वहां बर्फ में लड़ाई लड़ते हुए भी। अब ये तो हमारे साथ जो वॉर वेटरन्स मौजूद हैं वो बताएंगे कि कितनी सच्चाई तब थी और आज हम कितना मजबूत महसूस कर रहे हैं। और इस मामले में कि अब वो भारत के पूर्वी हिस्से से आने वाली चुनौती हो या पश्चिमी, हम टैकल कर लेंगे। हम न सिर्फ टैकल कर लेंगे बल्कि वो जवाब दे देंगे कि जो एक इबरत हो जाए दुश्मनों के लिए। जनरल दत्ता, इस हिसाब से आज के भारत को आप कैसे देखते हैं? दिनेश, जो पहले बीत गया वो हिस्ट्री है, और जो आदमी हिस्ट्री से नहीं सीखता वो गलती को दोहराता है। भारत ने अपनी गलतियों से सीखा है, और उम्मीद है कि हमने जितनी गलतियां करी थी उसको सुधार के आज के दिन में भारतवर्ष एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक ताकतवर मुल्क की तरह खड़ा है। मैं आपको उदाहरण दूंगा, जब गलवान में चीनों ने घुसपैठ करी, उस समय कोविड का दौर चल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद भारत के जो फौज है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोविड के कारण जगह जगह पे क्वारंटाइन हो रखा है और ये समय है कि आप गलवान में घुस जाएं। आपको यकीन ना माने या आपको मालूम ना हो, 15 दिन के अंदर 50,000 फौज हमने चीनियों के सामने मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिया। चीनियों के होश उड़ गए कि ये भारत ने किस प्रकार कर दिया। अगर चीन उस समय और कोई गुस्ताखी करता तो मुंह की खाता, और वो उसको समझ आ गया। गलवान के अंदर हमने हथियार नहीं चलाए, लेकिन जो युद्ध हुआ गुत्थम गुत्थे का, उसके अंदर हमारे 25 जवान शहीद हुए, एक अफसर भी हमारे शहीद हुए, लेकिन चीनियों का कितना नुकसान हुआ आज तक चीन बताने से डरता है। उसके बाद चीन को यह समझ आ गया कि भारत के साथ पंगा लेना उसके बस का नहीं है। भारत की जो आबादी है चीन से ज़्यादा आज के दिन में, भारत का जो लड़ने का जज्बा है, भारत का जो फौजी है वो वॉलंटियर है, वहाँ पे ज़बरदस्ती उसको भर्ती नहीं किया जाता है। भारत की फौज की शक्ति उसको समझ है, उसको ये भी मालूम है कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। अगर भारत के साथ कोई पंगा ले, चाहे अरुणाचल में ले, चाहे लद्दाख में ले, तो मुंह की खाएगा। और साथ में जो उसने पाकिस्तान के माध्यम से हमारे ऊपर घात करने की कोशिश करी, उसको ये भी पता चल गया कि उसके हथियार असला भारत के आगे निपुष्क हो गए। हमने उसके जितने रडार सिस्टम थे, जितने और सिस्टम थे, सबको नकारा कर दिया, और ये पूरी दुनिया ने देखा। तो आज के दिन में अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन लड़ रहा है, 4 साल होने वाले हो गए हैं, और छोटा सा मुल्क और एक रशिया सुपर पावर, तो आप ये मान के चले भारत जो अपने आप ही एक सुपर पावर है, जहाँ आबादी की कोई कमी नहीं है, फौज की कोई कमी नहीं है, अपना हथियार असले की कमी नहीं है। ये चीन या पाकिस्तान हमारे साथ क्या युद्ध लड़ेगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत चेंज हुआ है। आज के दिन में हमारी फौज वेल इक्विप्ड है, हथियार, असला, इक्विपमेंट, कपड़ा लत्ता और लेटेस्ट जो हमारा इक्विपमेंट है,
चाहे वो पहाड़ के इलाके में हो, हाई एल्टीट्यूड में हो, बर्फीले इलाके में हो, चाहे वो रेगिस्तान में हो, सर क्रीक के इलाके में हो, सब जगह में हम लड़ने की आज के दिन में हमारी क्षमता बहुत गुना आगे बढ़ चुकी है। और हर एक एरिया के लिए, हर एक थिएटर के लिए हमारी थिएटर कमांड्स बन रही हैं जो उस इलाके के अंदर लड़ने की क्षमता आज के दिन में लगातार बढ़ाती चली जा रही हैं। और ये जो आपने अभी सुना होगा, जो भैरव लाइट बटालियंस या भैरव ब्रिगेड जो हैं, ये उसी का एक नमूना है। हमारे जो ड्रोन्स का हमने एकदम इतना उसको एस्केलेट किया है कि हमारे हर एक पलटन के अंदर, हर एक जगह पे, हर एक प्लेटून के अंदर ड्रोन्स की काबिलियत, हमारे जो फौजी हैं, हमारे जो अग्निवीर हैं, वो इतने कैपेबल हैं कि वो सब ड्रोन ऑपरेट करके दुश्मन के एक एक आदमी को चुन के मार सकते हैं। तो अगर कोई भी देश अभी गलतफहमी में बैठा हो कि भारत से पंगा लेगा, तो मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं, ऐसी गुस्ताखी आप मत करना, आप मुंह की खाएंगे।